टुडे वी डिस्कस इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस केस में क्या है, होते क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इपॉक्साइड्स क्या होते हैं। इपॉक्साइड्स जो है वो साइक्लिक ईथर होते हैं हैविंग 3 मेंबर्ड रिंग इन विच 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ईथर का जनरल फॉर्मूला है जो हम डिस्कस करते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। ईथर का फॉर्मूला ROR। और साइक्लिक ईथर क्या होगा, जब ये फॉर्मेशन है वो साइक्लिक फॉर्म में हो और जहाँ पे 3 मेंबर्ड की ही साइकिल हो और 3 मेंबर्ड में एक क्या हो जाए, ऑक्सीजन। तो इपॉक्साइड का जनरल केस है या फिर जनरल जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, ये। और कार्बन पे बाकी 2 है, यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप है। ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, कोई भी हो सकते हैं। हमें जस्ट जनरल जो इपॉक्साइड है वो क्या होता है, साइक्लिक ईथर और 3 मेंबर्ड इन विच 1 इज़ ऑक्सीजन एटम, उन 3 मेंबर्ड में, और 1 ऑक्सीजन होगा और बाकी 2 क्या होंगे फिर, कार्बन। तो इसमें इपॉक्साइड को ऑक्सीरेन भी बोलते हैं या फिर एल्कीन ऑक्साइड भी। अब इस केस में सबसे सिंपलेस्ट जो हम लेके चलें इपॉक्साइड का, सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा कि यहाँ पे भी ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर केस में लेके चलूँ इपॉक्साइड का फर्स्ट मेंबर, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब नेमिंग है वो हम 2 तरीके से देंगे, एक होता है कॉमन सिस्टम एंड एक होता है IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में जो नेमिंग है इपॉक्साइड की, वो सिंपली जो भी अल्काइलिन ग्रुप है वो अल्काइलिन एंड बाद में इपॉक्साइड उसका एज ए सफिक्स। ये तो कॉमन सिस्टम हो गया अल्काइलिन इपॉक्साइड। अगर आपको IUPAC नेमिंग देनी है तो IUPAC नेमिंग में 3 तरीके से दे सकते हैं। पहले हम क्या देंगे IUPAC के अंदर, पहला फर्स्ट टाइप है कि जो भी आपका अल्काइन पार्ट है वो लिखो एल्कीन और आफ्टर दैट ऑक्साइड्स। एक तरह से अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, तो ये क्या होता, एल्कीन की तरह। जस्ट क्या आ गया, एल्कीन में यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसलिए एल्कीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। या फिर आप नेमिंग दे सकते हो, पहले ऐसे परफिक्स लगाओ इपॉक्सी और उसके बाद जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन ना होता, अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन होता तो कौन सा एल्केन होता, तो वो यहाँ पे लिखोगे इपॉक्सी एल्केन। या फिर आप सबसे सिंपलेस्ट जहाँ पे है हाइड्रोजन, उसे बोलेंगे ऑक्सीरेन। तो इन तीनों में से 3 सिस्टम हैं आपके IUPAC के नॉमेनक्लेचर के। तो सबसे सिंपलेस्ट केस मैंने ये डिस्कस किया है यहाँ पे। और इस केस में सबसे कॉमन नेम अगर दो, मान लो ऑक्सीजन ना हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो कौन सा एल्कीन है, ये इथाइलिन। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, ये इथाइलिन इपॉक्साइड। क्लियर है। या फिर सिंपल इथाइलिन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अल्काइलिन इपॉक्साइड की बजाय, इपॉक्साइड तो पूरा ही हो जाएगा, अल्काइलिन ऑक्साइड बोलेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेमिंग में, इथाइलिन, कॉमन नेम में इथाइलिन ऑक्साइड यहाँ पे। और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर देना चाहो तो ये 3 तरीके हैं। एल्कीन, कौन सा एल्कीन है, ये इथीन है यहाँ पे, तो इथीन ऑक्साइड। दूसरा तरीका इपॉक्सी एल्केन, इपॉक्सी लिख दो, और एल्केन अगर ऑक्सीजन ना होता तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है 2 मेंबर्ड का, ये इथेन। तो क्या लिखोगे आप, इपॉक्सी इथेन। या फिर आप सबसे सिंपलेस्ट इसका आप बोल सकते हो ऑक्सीरेन भी बोल सकते हो। तो तीनों पॉसिबल नेम है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता और एक मिथाइल ग्रुप होता इस इपॉक्साइड में, बाकी यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तब कैसे नेमिंग देते इसकी। अब आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। अगर कॉमन नेम देना चाहो अल्काइलिन, अगर ऑक्सीजन ना होता और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो क्या है, 3 मेंबर्ड और एक डबल बॉन्ड है, तो कौन सा है, प्रोपाइलिन। तो आप इसको लिख सकते हो, कॉमन नेम में बोल सकते हो प्रोपाइलिन ऑक्साइड।
अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देना है तो आईयूपीएसी में अब हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा एल्कीन है, पहला मेथड एल्कीन, प्रोप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख सकते हो, प्रोपीन ऑक्साइड। दूसरा तरीका इपोक्सी एल्केन का, तो इपोक्सी लिख दो, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना होता तो कौन सा एल्केन है यहाँ पे, फर्स्ट 2 3 3 मेंबर्ड का प्रोपेन, देन इपोक्सी प्रोपेन। लेकिन इस केस में हमें पोजीशन स्पेसिफिक करवानी पड़ेगी, प्रोपेन में इपोक्सी किस पोजीशन पे है, फर्स्ट एंड सेकंड पे, तो 1 2 इपोक्सी प्रोपेन। क्लियर है। अगर आप ऑक्सीरेन देना चाहो तो कंपेयर करो, सबसे सिंपलेस्ट ये ऑक्सीरेन था, इसमें क्या है, जस्ट एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया है, तो आप इसको लिख सकते हो मिथाइल ऑक्सीरेन। तो इस तरह से हमें नेमिंग देनी है आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन। अगर मान लो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता, फिर क्या हो जाता ये, अगर आप अल्काइलिन देते तो 4 मेंबर्ड का ब्यूटाइलिन, तो ब्यूटाइलिन ऑक्साइड। ठीक है। अगर आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देना चाहो तो एल्कीन ऑक्साइड, तो अब यहाँ पे नेमिंग देनी पड़ेगी, तो कौन सा है, डबल बॉन्ड, कौन सा है, ब्यूटीन है, और किस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड, किधर से भी नेमिंग शुरू कर लो, सेकंड पे आएगा, तो 2 ब्यूटीन ऑक्साइड। अगर इपोक्सी की फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे है, 2 and 3, 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन। और अगर ऑक्सीरेन में करना चाहो तो नेमिंग दो मिथाइल की, यहाँ पे कौन कौन से पे है मिथाइल, 2 पे एंड 3 पे, 2 3 डाईमिथाइल ऑक्सीरेन। क्लियर है। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर है, हम इपोक्साइड्स की नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड्स, यानी कि हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड। सबसे पहला मेथड है कि हम एल्कीन से कैसे बना सकते हैं इपोक्साइड, जिसे बोलते हैं इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जब हम एल्कीन को ऑर्गेनिक पर ऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे इपोक्साइड बनता है, और साथ में ऑर्गेनिक एसिड नॉर्मल वो ऐसे साइड प्रोडक्ट बनता है। अब इस केस में पर ऑक्सी एसिड है, पर ऑक्सी एसिड आर ऑल्सो नोन एज पर एसिड्स। पर एसिड्स क्या होते हैं, अब आपने जनरल ऑर्गेनिक एसिड है वो कौन सा देखा है, जैसे जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड चाहो ये। अब पर एसिड क्या होगा, या फिर पर ऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, जैसे किस तरह से कार्बोक्सिलिक के केस में ये होगा जनरल फॉर्मूला पर एसिड, या बोल सकते हो या फिर पर ऑक्सी एसिड। जब हम एल्कीन को पर ऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं, सिंपली आप इपोक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे भी इपोक्सीडेशन आए इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कीन की ट्रीटमेंट हो रही है पर ऑक्सी एसिड के साथ। और यहाँ पे हम कौन कौन से पर ऑक्सी एसिड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे HC, ये क्या होता है, जनरल फॉर्मिक एसिड, और पर फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन हो जाए तो पर फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ ऑक्सीजन ना होता तो ये जनरल क्या है, एसिटिक एसिड, एक ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया, पर एसिटिक एसिड। सिमिलरली पर बेंजोइक एसिड, एज वेल एज यहाँ पे क्या है, ये बेंजोइक एसिड है लेकिन मेटा पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, और एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑर्गेनिक पर एसिड्स में इन चारों में से हम कोई भी पर एसिड्स यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे जनरल केस फॉर एग्जांपल हमने जनरल एल्कीन ले लिया है और उसको पर ऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ड्यूरिंग इपोक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्साइड इंसर्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे R' और यहाँ पे इपोक्साइड। क्लियर है। और जो पर ऑक्सी एसिड है उसी का ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड, जनरल ऑर्गेनिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्लियर है। अब नॉर्मली यहाँ आता है कि ये रिएक्शन होती किस तरह से, यानी कि इपॉक्सीडेशन का क्या मेथड है, मैकेनिज़्म क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लेते हैं आपको एल्कीन दे दिया है ब्यूट-2-ईन, जैसे जनरल फॉर एग्जांपल हम ब्यूट-2-ईन लेते हैं और ब्यूट-2-ईन को अगर हम ट्रीट करवाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड, पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड के साथ, ये मतलब आप हमेशा माइंड में रखना, जब भी एल्कीन को हम पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमेशा इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो पर एसिड हो गया, जब इसको ट्रीट करेंगे तो जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इपॉक्साइड। तो CH3 एज इट इज़, यहाँ पे CH एज CH और यहाँ पे ऑक्साइड। क्लियर है। और साथ में जो एसिड बनेगा वो इस जो हमने पर ऑक्सी एसिड बना है उसी का ही एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। अब इस केस में हमें देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि ये पर एसिड वाली ऑक्सीजन है, ये इंसर्ट हो रही है यहाँ पे, ये किस तरह से हो रही है, किस मैकेनिज्म से हो रही है, वो देखते हैं इस केस में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो इपॉक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन आता है वो हमेशा स्टीरियोस्पेसिफिक मैनर में आएगा जब इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। स्टीरियोस्पेसिफिक मैनर में यानी कि अगर यहाँ पे जो आइसोमर आप यूज़ कर रहे हो एल्कीन का, सिस या ट्रांस, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इपॉक्साइड बनेगा। मान लो आप सिस एल्कीन ले रहे हो तो इपॉक्साइड भी सिस बनेगा, अगर ट्रांस एल्कीन ले रहे हो तो यहाँ पे इपॉक्साइड भी ट्रांस इपॉक्साइड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टीरियोस्पेसिफिक मैनर में एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, तो यहाँ जो यहाँ ग्रुप है वो जिस प्लेन में है, अगर अबव द प्लेन है तो अबव रहेंगे, बिलो द प्लेन है तो बिलो रहेंगे, यानी कि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ड्यूरिंग रिएक्शन वो चेंज नहीं होगी। जो आइसोमर यहाँ है सिस या ट्रांस, वैसी आइसोमर का यहाँ पे इपॉक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में क्या होता है, जैसे कोई जनरल हमने यहाँ पे एल्कीन ले लिया है, जब हम एल्कीन को ट्रीट करवाते हैं पर एसिड्स के साथ, अब पर एसिड का अगर हम जनरल डिस्कस करें, यहाँ पे क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन। अब कार्बन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन फर्दर इस ऑक्सीजन से खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, नॉर्मल भी अगर आप कार्बोक्सिलेट देखो तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो क्या होता है RCOOH, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, हम इसी तरह दिखाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब इसी तरह इस पर एसिड में एक तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है पर एसिड में ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम है। और एल्कीन क्या हुआ है, यहाँ पे एल्कीन के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये क्या करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसी अदर रिएजेंट में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो उस पे अटैक करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। जैसे ही यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वही क्या करेगा, यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फिर से फ्री हो जाएंगे। ये फ्री होके वापस कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन पे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड ने अटैक किया तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हो गई और ये वाला यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे जनरल,
तो क्या बनती है, ये कार्बन, इस पर डबल बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होके इस ऑक्सीजन एटम के साथ कनेक्ट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड था, ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद ये कहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हुई है, इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे क्या आ गया है, एक तरह से O नेगेटिव। और ये क्या कर रहा है, जब यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे H पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इस कार्बन पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई एक तरह से, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से जस्ट ये एल्कीन क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल पर एसिड के इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा, एंड आफ्टर दैट adjustment of electron, bond breaking and new bond formation takes place and resulting into the formation of epoxide and नॉर्मल जनरल ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इस तरह से हम सिंपल एल्कीन और पर एसिड से इपोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोहाइड्रीन, कि हम हेलोहाइड्रीन से इपोक्साइड कैसे बनाएंगे। हेलोहाइड्रीन्स क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड हेलो ग्रुप दोनों हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर कर लिया है इथाइलिन का हेलोहाइड्रीन, यानी कि इथाइलिन में एक पोजीशन पे क्या है, हेलो ग्रुप है एक कार्बन पे और दूसरे पे हाइड्रोक्सी। हेलोहाइड्रीन हमने एल्कीन्स के चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान है तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि जब एल्कीन वाटर की वर्जन, एक तो एल्कीन नॉर्मल हेलोजन के साथ ड्राई कंडीशन में रिएक्ट करता है तो वहाँ पे डाई हेलो एल्केन बनते हैं, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में हेलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वहाँ पे एक कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन में एक पे हाइड्रोक्सी आएगा और एक पे हेलोजन, यानी कि हेलोहाइड्रीन की फॉर्मेशन। जब हम हेलोहाइड्रीन को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हालाइड का रिमूवल होता है और इपोक्साइड की फॉर्मेशन, इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकलते हैं। अब इस केस में हेलोहाइड्रीन से बेस है वो किस तरह से रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है वो स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पे बेस है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। और बेस प्रोटॉन कहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर इसके साथ में जो भी रिएजेंट है वहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन है, अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो ये इमीडिएटली वहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। अब हेलोहाइड्रीन के केस में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। जनरल बेस लेके चल रहे हैं, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन, और जैसे ही प्रोटॉन का ऐसे H पॉजिटिव जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन एटम पे। इस ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इंट्रामोलिकुलरली होगी। ये अपने ही मॉलिक्यूल में इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड अनायन का रिमूवल, हैलाइड अनायन का रिमूवल होते यहाँ पे क्या हो गया, इपोक्साइड की फॉर्मेशन। तो इस केस में हमने देखा कि इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को विलियमसन्स इंट्रामोलिकुलर या विलियमसन्स इंट्रामोलिकुलर सिंथेसिस भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमेशा जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड है हमेशा इस फेज के बैक साइड से अटैक करेगा और इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। नेक्स्ट एंड थर्ड मेथड है कि फ्रॉम इथाइलिन से डायरेक्ट कैसे बनाओगे। इथाइलिन से तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है कि हम इथाइलिन ऑक्साइड ही बना सकते हैं, इथाइलिन से तो इपोक्साइड या फिर से जनरल ऑक्सीडेन ही बना सकते हैं। तो जब हम इथाइलिन और ऑक्सीजन को ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर metal atom and at very high temperature approximately 475 to 675 Kelvin, तो वहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। तो ये 3 मेथड है कि हम इपोक्साइड कैसे कैसे बना सकते हैं फ्रॉम
alkene and oxygen by epoxidation method, and second from हेलोहाइड्रीन, एंड थर्ड बाय डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर हमें इथाइलिन ऑक्साइड बनाना हो तो इथीन को हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है आपका इपॉक्सीडेशन, जिसका मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है कि इपॉक्सीडेशन क्या होता है कि जब हम एल्कीन को जो भी हमें ऑक्साइड जो भी अल्काइलिन ऑक्साइड बनाना है वही हमें अल्काइलिन लेना पड़ेगा और उसको पर एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे और वहाँ पे उसी पर्टिकुलर अल्काइलिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इपॉक्साइड।